वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ हबीब क्लासेस। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को देखेंगे। इस सेशन में 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें एमसीक्यूज भी हैं, मैच द फॉलोइंग है और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। हम तीनों टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम विथ एक्यूरेसी बना सकते हैं। एक्यूरेसी का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के केसेस में। सब्जेक्टिव में होता क्या है कि हम क्वेश्चन तो बनाते हैं, अगर कुछ मिस्टेक्स होते हैं माइनर से मिस्टेक्स, तो जो कॉपी चेक करते हैं वो उन सारे मिस्टेक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है तो मिस्टेक्स हो जाता है, माइनर से मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाता है। और सीबीएसई का भी एक गाइडलाइन है कि कुछ इनएक्यूरेसीज को इग्नोर किया जाए। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में इनएक्यूरेसी का मतलब है कि आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो गए, मतलब कि आपका आंसर गलत हो गया। ठीक, तो इन सेशन में जो रहेगा हम ये समझेंगे कि हम लोग एक्यूरेटली विथ डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कैसे इन क्वेश्चंस को बनाएं। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कॉल्ड मार्श गैस। इसमें से किस गैस को हम लोग मार्श गैस कहते हैं। तो जब मार्श गैस की बात करते हैं तो पहले मार्श गैस को हम लोग समझ लें। मार्श गैस होता कहाँ पर है, कैसे बनता है। गार्बेज जब डंप होता है तो हम लोगों को पता है जब गार्बेज को डंप करते हैं तो गार्बेज को जब डंप किया जाता है तो उसमें कुछ गैसेस निकलते हैं और वो जो गैसेस हैं वो एनएरोबिक कंडीशन में रिलीज होते हैं। जब एनएरोबिक कंडीशन में जब वो गार्बेजेस से जो गैसेस निकलते हैं उन गैसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। ये तो हो गया मार्श गैस का डेफिनेशन। अब समझते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन मेरा एक्यूरेटली जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा इथीन एंड चौथा इथाइन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के रिलीज के बारे में हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होता है। जब हाइड्रोजन गैस के रिलीज की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस तब रिलीज होता है जब कोई मेटल जो है वो किसी एसिड से रिएक्ट करता है। मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो पॉप साउंड के साथ रिलीज होता है। ये तो हाइड्रोजन गैस के इवैल्यूएशन की बात हो गई। जब हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है इसके बारे में एक और प्रॉपर्टी जान लें कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है, बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला गैस है। दैट मीन्स के ये जब बर्न करता है। नेक्स्ट है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि एसिटिलीन जो है वो क्या है, वेल्डिंग में यूज किया जाता है। इसको हम लोग ऑक्सी फ्यूल भी कहते हैं। ऑक्सी फ्यूल की जब बात करते हैं तो ऑक्सी फ्यूल में ये गैस जो होता है एज ए वेल्डिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया जाता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ तो ये हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है कि वेल्डिंग में कौन सा हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था मार्श गैस को लेकर। तो जब मार्श गैस की बात करते हैं तो बच गया मेरा एक मीथेन। मीथेन जो है ये एक ऐसा गैस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन कोवैलेंट डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। कौन सा इनमें से कौन सा है एटम जो कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन करता है। तो जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हम लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पता है कि वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बना है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो बना होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसमें जब हम लोग एमसीक्यू बनाते हैं तो हम लोग एक सबसे कॉमन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन। कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। तो एलिमिनेट करने का जो तरीका है वो ये है कि जो सबसे वीकेस्ट होगा आंसर में, जो हमको लगेगा कि सबसे वीक वाला पार्ट है, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, थर्ड वन इज द NaCl एंड फोर्थ इज Cl2। सबसे पहले हम NaCl को रिमूव कर देंगे। कारण क्या है NaCl को रिमूव करने का, हम सभी को पता है कि NaCl जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आयोनिक है। और आयोनिक कंपाउंड जो है वो क्या होता है,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बना होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बना होता है। तो मतलब जो मेरा सबसे वीकेस्ट ऑप्शन था NaCl, उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो मतलब मेरे पास अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। नाउ कम टू द पॉइंट, हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को जब देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऑटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के ऑटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर अपना डुएट पूरा कर लिया। और ऐसे कंडीशन में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन जो है इसके ऑटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे क्लोरीन के पास भी क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ये फर्स्ट वाला क्लोरीन दूसरे वाले क्लोरीन के साथ और सेकंड वाला क्लोरीन दूसरे वाले क्लोरीन के साथ क्या करेगा, अपना 1-1 बॉन्ड शेयर, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये भी खत्म हो गया, लेकिन चूंकि ऑप्शन में क्या रहा है, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इसके ऑटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के भी ऑटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और फिर पहला वाले जो ऑक्सीजन है वो दूसरे वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और इस कंडीशन में जो हमको फिगर दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। और ऐसे केसेस में दोनों ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कैसे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम आसानी से ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। Now come to the third question. Which of the following can show addition reaction? Carbon and its compound is very you can say it's a vast chapter, but जब हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमको मेन रूप से 2 ही रिएक्शन दिखाई देते हैं। पहला एडिशन रिएक्शन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर जो बच्चा एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझ पाता है वो साफ तौर पर इस चैप्टर में तो आराम से मार्क्स कर सकता है। रीज़न क्या है कि ज़्यादातर जो भी रिएक्शंस दिखेंगे वो या तो एडिशन की वजह से दिखेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से दिखेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही रिएक्शंस ही पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में। उसके अलावा आगे कुछ रिएक्शंस है जब हम लोग अल्कोहल वगैरह को देखते हैं, लेकिन जब एडिशन की बात करते हैं और सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी सबसे पहले 2 ही रिएक्शन की बात करता है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। नटशेल में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हम लोग जब कोई इक्वेशन होता है तो उसमें क्या करते हैं, सपोज x + 3 बराबर x + y बराबर 3 दिया गया है और 2x + 3y बराबर 4 दिया गया। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, x बराबर हो जाएगा 3 - y और यहाँ पर हम x के वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं और हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। इस मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं मैथमेटिक्स में। कुछ ऐसा ही केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। जब हमारे पास CH4 होता है और इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो खुद उसकी जगह पर आ जाता है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है CH3Cl। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो इसको हम लोग क्लोरीनेशन के नाम से भी जानते हैं। आगे क्वेश्चन में होगा क्लोरीनेशन को लेकर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इस तरीके से है कि हम क्या कर रहे हैं, एक को रिमूव कर रहे हैं और दूसरा जो है वो उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसकी जगह पर आकर बैठ जा रहा है, जस्ट लाइक इन द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इस और एडिशन रिएक्शन में क्या है, जब एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड होना। दैट मीन्स के एडिंग। एडिंग का मतलब क्या है कि किसी को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जितना है, अगर सपोज मेरे पास 4 है 5 है और इसमें हम एक और बाहर से लाकर एटम डाल दिए तो ये हो गया ऐड। और सब्स्टिट्यूट में क्या है कि अगर मेरे पास 5 एटम है तो मैंने क्या किया, एक को रिमूव किया और बाहर से एक को लाकर डाल दिया। ठीक, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। तो सिंपली दिमाग में रखना है कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एक को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं और दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं।
और एडिशन में क्या है कि वहां पर रिमूवल का कोई कंडीशन नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऐड करने का कंडीशन है। तो जब हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शन जो होता है वो जनरली अगर देखा जाए तो वो होता है किसमें है, अल्कीन के ग्रुप में या अल्काइन में। अल्कीन में होता है या अल्काइन में होता है। अगर अल्कीन में हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें, व्हाट विल यू गेट, अगर अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे यू विल गेट अल्केन। And what is alkene? Alkene is a unsaturated, alkene is an unsaturated hydrocarbon. alkene जो है वो एक unsaturated hydrocarbon है। और जब हम लोग alkane की बात करते हैं तो alkane is what? Alkane is a saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. तो जब हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहा है। तो एडिशन में क्या है कि सैचुरेटेड जो है बन रहा है किससे, अनसैचुरेटेड से, मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो अल्कीन में ऐड हो रहा है। तो इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एडिशन जो है वो क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन भी होता है, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको हाइड्रोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है कि एडिशन, इसमें से कौन सा एडिशन रिएक्शन, तो सिंपली मैंने बता दिया कि क्या डिफरेंस है सब्स्टिट्यूशन में और एडिशन में। तो सिंपली हम देखते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन जो है वो क्या है इथीन, सेकंड वन इज इथेन, थर्ड वन इज इथाइल अल्कोहल एंड द लास्ट वन इज प्रोपेन। मैंने पहले ही कहा कि एडिशन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, अनसैचुरेटेड में हो रहा है। जब अनसैचुरेटेड में हो रहा है मतलब ये कि जो इसमें अनसैचुरेटेड होगा, इथेन अनसैचुरेटेड नहीं है, प्रोपेन अनसैचुरेटेड नहीं, इथाइल अल्कोहल जो है वो भी अनसैचुरेटेड नहीं, बचा अपने पास क्या, इथीन जो है वो अनसैचुरेटेड है। बेसिक नॉलेज है, आप आराम से सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। जो सैचुरेटेड है उसको हटा देंगे, जो बचेगा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और जो अनसैचुरेटेड है वो मेरा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसमें से ये देखना है कि कौन सा होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टी नहीं है। तो होमोलोगस सीरीज को पहले समझ लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, एक ऐसा सीरीज है जहां पर वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन का कोई सा भी ग्रुप हो, अगर वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और वो पैटर्न कैसा होना चाहिए, वो पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि वो CH2 से सक्सीड कर रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं मीथेन CH4 and next group of alkane is after methane is C2H6. This is ethane, this is methane and this is ethane. Now you can simply see that ethane contain one carbon, ethane में one carbon है and 4 हाइड्रोजन है। इथेन में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। और जब इथेन की बात करते हैं तो इथेन में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 6 है। अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देखें, सिंपली सब्सट्रैक्ट करने का तरीका कि कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 माइनस 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यू विल गेट 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। दैट मीन्स कि मीथेन से इथेन बनने में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा लग रहा है। उसी तरीके से हम और देख सकते हैं, इथेन और प्रोपेन को ले सकते हैं। अगर इथेन और प्रोपेन की बात करें तो अगर इथेन लेते हैं, इथेन C2H6 एंड मीथेन प्रोपेन C3H8। जब इसको देखते हैं तो इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, इसमें देखते हैं 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8। अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, इसमें 1 कार्बन बचेगा और इसमें कितना बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा। मतलब कि इथेन से प्रोपेन आने में भी कितना का डिफरेंस हो रहा है, CH2 का डिफरेंस हो रहा है। ये तो हो गया अल्केन ग्रुप में। एक आते हैं हम लोग
अल्कीन में डबल बॉन्ड में भी आते हैं, डबल बॉन्ड में भी देखते हैं अगर डबल बॉन्ड में क्या इस पैटर्न को फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। तो डबल बॉन्ड में जब देखते हैं तो डबल बॉन्ड में अपने पास दिखता है C2H4 C3H6। इसमें देखते हैं 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसमें देखते हैं 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें कितना कार्बन है, पहले वाले से 1 कार्बन ज्यादा है। इन दोनों को कंपेयर करें कितना हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब कि अल्कीन में भी क्या हो रहा है, अल्कीन में भी इस पैटर्न को देखा जा रहा है। मतलब कि जो पहला वाला है उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन आइटम है वो CH2 से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब होमोलोगस सीरीज जो है वो ऐसा है जो कि क्या हो रहा है, जो सक्सीडिंग एटम है, सक्सीडिंग कंपाउंड है सॉरी, वो क्या होता है CH2 से इंक्रीज करता है। अगर CH2 का अगर हम मास निकालते हैं तो कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो 2 into 1 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 + 2 यू विल गेट 14। मतलब कि अगर मास से देखें तो इथीन का जो मास होगा और जो प्रोपीन का मास होगा, इथीन के मास से प्रोपीन के मास में जो डिफरेंस होगा वो 14 मास का डिफरेंस होगा, 14 यूनिट के मास का डिफरेंस होगा। तो इसको जो जब 14 यूनिट के मास का जो डिफरेंस होता है ये क्या हो रहा है, सक्सीडिंग एटम में देखा जा रहा है। किस में देखा जा रहा है, सक्सीडिंग एटम में देखा जा रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। होमोलोगस सीरीज का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, अब इससे ही सारा का सारा होमोलोगस सीरीज जो है वो आपका कवर हो जाएगा। अब आते हैं जब क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो होमोलोगस सीरीज का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द होमोलोगस सीरीज, इसमें से कौन सा जो है वो होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला कहता है दे डिफर बाय CH2 एटम। हम लोगों ने देखा कि वो CH2 एटम से क्या हो रहा है, डिफर कर, मतलब कि ये ऑप्शन है, ये मतलब कि सही है। कहता है दे डिफर बाय 14 यूनिट, जब CH2 का मास निकालते तो ये 14 यूनिट से बढ़ जाता है, मतलब 14 यूनिट का डिफरेंस दिखाई पड़ता है। सक्सीडिंग एटम का प्रीसीडिंग एटम का जब सक्सीडिंग एटम को जब प्रीसीडिंग एटम से जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं तो उनमें जो मास का जो डिफरेंस आता है वो 14 यूनिट का होता है। और नेक्स्ट वन इज दे ऑल कंटेन डबल बॉन्ड, जितने भी होमोलोगस सीरीज होते हैं वो डबल बॉन्ड के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट को अगर देखें तो मैंने स्टार्टिंग में किया था अल्केन से शुरू किया था, और अल्केन जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड का बना होता है। अल्केन सिंगल बॉन्ड का बना कंपाउंड है, लेकिन अल्केन में भी तो होमोलोगस सीरीज फॉलो हो रहा था, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। अब क्या है कि ये जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन का एक अपना एक जनरल फार्मूला है, दैट इज CnH2n+2। अगर वहीं अगर हम लोग अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन का एक जनरल फार्मूला है CnH2n। वहीं अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन का भी एक जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो ये सबके सब जो है वो होमोलोगस सीरीज को फॉलो करते हैं और सबका अपना एक जनरल फार्मूला है, मतलब कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो होमोलोगस सीरीज को फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो, ये ऑप्शन सी जो है वो नहीं फॉलो करता, मतलब ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। कहता है कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है, कहता है कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो हमको पता है, जैसे हम बात करते हैं किसके, डायमंड की बात करते हैं। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब हम लोग ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट भी डायमंड का ही एक फॉर्म है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन डायमंड नहीं करता है। तो हम इससे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, चार्जेस का होना कंपलसरी है, और चार्जेस तब बनते हैं जब वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। तो कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका जस्ट अपोजिट है, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड, ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ये भी सही। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर रिलेटिवली लोअर देन दोज ऑफ आयनिक कंपाउंड।
इसमें अगर देखें तो अभी हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बने होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बने होते हैं। तो जो कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बने होंगे मतलब कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कंपाउंड को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स से होल्ड कर कर रखेंगे, और जब ज्यादा फोर्स से होल्ड कर कर रखेंगे तो मतलब कि इनके बीच में इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है, तो फर्स्ट वन जो है वो मेरा एग्जैक्टली ये आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो कार्बन के प्रॉपर्टी में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है विच ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्रोपानोइक एसिड, कौन सा प्रोपानोइक एसिड का करेक्ट फॉर्मूला है। आते हैं प्रोपानोइक एसिड को पहले हम ब्रेक करके देखते हैं। इसमें दो वर्ड है, प्रोप और प्रोपेन और ओइक एसिड। ओइक एसिड जो है वो हम लोग यूज करते हैं COOH के लिए, और प्रोपेन का यूज करते हैं 3 कार्बन्स के लिए। 3 कार्बन अगर होगा तो वो क्या होगा, वो प्रोपेन कहलाएगा, और ओइक एसिड के लिए जो स्ट्रक्चर है वो COOH का है। और हम लोगों को पता है कि जब हम लोग ओइक एसिड का यूज करते हैं तो ओइक एसिड में अपने आप में एक कार्बन जो है वो पहले से इंक्लूड होता है, ठीक। तो मतलब कि हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें क्या हो, 3 कार्बन हो, और 3 कार्बन के साथ साथ वो COOH के साथ रहे। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, 2 कार्बन है, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, इसको काट देंगे चूंकि हमको 3 कार्बन वाला आइटम चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और एक 4 कार्बन, तो ये भी खत्म हो गया। थर्ड ऑप्शन में आते हैं। थर्ड ऑप्शन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब कि ये मेरे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये भी ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। अब आते हैं इन दोनों ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अगर इस वाले ऑप्शन को देखते हैं तो इस वाले ऑप्शन में हमको क्या दिखता है कि इस C से पहले CH3 लगा हुआ है और O के बाद जो है वो CH3 लगा हुआ है, मतलब कि COOH का जो स्ट्रक्चर है वो इस वाले फॉर्मूला में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि COOH का मतलब ये है कि C डबल बॉन्ड O के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। और यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में देखें तो इस वाले फॉर्मूले में COOH का स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम इसको ना भी देखें तो ये आंख बंद कर अगर इसको टिक कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये साफ दिख रहा है कि COO के बाद क्या है, हमें H दिख रहा है। मतलब कि इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 COOH, मतलब कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन तो दिख रहा है और साथ में COOH भी दिख रहा है, मतलब कि प्रोपानोइक एसिड का एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन C हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन, मैंने अभी जस्ट बताया सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। मैंने बताया कि जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, क्लोरीन जो होता है वो रिमूव कर देता है। किसे रिमूव कर देता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, और जब हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्लोरीनेशन के भी नाम से जानते हैं। अब ऐसा होता किस में है, तो ऐसा होता है अगर मीथेन को लेंगे तो मीथेन के केस में देखेंगे, मीथेन में अगर मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और हटाने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया जाए, Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हमारे पास मिलेगा CH3 Cl, मतलब कि कार्बन का 4 जो है वो बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है क्लोरीन के ऐड करने के साथ साथ, मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, क्लोरीन ऐड हो जा रहा है। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि मीथेन का जो सबसे नज़दीकी वाला जो है वो A है और B है। ये मीथेन ऐसे तो अगर सभी को देखा जाए तो सभी मीथेन से ही बना हुआ है, लेकिन जो क्लोरीनेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। OILs ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन, अभी जस्ट ये एडिशन रिएक्शन का टाइप है। कैसे एडिशन रिएक्शन का टाइप है, मैंने अभी कुछ बताया एडिशन रिएक्शन में कि जब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो सिंपल है, OIL जो है वो क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। एग्जैक्टली नो, OIL जो है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक।
और इससे हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं निकेल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में, और वो क्या बनाता है, फैट बनाता है। और फैट जो है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। फैट कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। और इसका हम लोग बहुत इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज करते हैं, और इंडस्ट्रियल पर्पस का यूज करके हम लोग इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, सोप और डिटर्जेंट के फॉर्म में, सोप एंड डिटर्जेंट के फॉर्म में हम लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसको इंडस्ट्रियल पर्पस से हम लोग देखते हैं। ठीक, तो कहता है ऑन ट्रीटिंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड द निकल एज कैटलिस्ट फॉर्म फैट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऐसा दिखेगा साफ, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरा रिमूव हो रहा है। मतलब एक को रिमूव करके दूसरे को ऐड कर रहे हैं, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि हाईली रिएक्टिव कौन है, हाईली रिएक्टिव को देखते हैं। लेकिन एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में हाईली रिएक्टिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एडिशन में क्या होता है, सिंपली हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है, और सब्स्टिट्यूशन में सिंपली हाइड्रोजन को रिमूव करके किसी दूसरे हैलोजिन को ऐड किया जाता है। दूसरे हैलोजिन को ऐड करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर हैलोजिन की बात करेंगे तो हैलोजिनेशन कहलाएगा, अगर क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्लोरीनेशन कहलाएगा। तो एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में सिंपली क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन, देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन को कैसे अलग अलग फॉर्म में रिपीट करता है सीबीएसई बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब साफ साफ दिखता है, मतलब कि हम लोग हमारे एनवायरनमेंट में एयर की बात कर रहे हैं, एयर के फॉर्म में जो है वो कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो एयर, तो कोल तो एयर है नहीं, सबसे पहले कोल को रिमूव कर दे। मैंने पहले ही कहा कि एलिमिनेशन जो है वो सबसे इजी वे है आंसर बनाने का। तो एलिमिनेट करेंगे तो सबसे पहले मेरा कार्बन एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन जो वो सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड फॉर्म में तो ये तो गैस के फॉर्म में दिखेगा नहीं, और गैस के फॉर्म में नहीं मतलब कि एटमॉस्फेयर में नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा आते कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली। तो क्या हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ कार्बन जो है वो मोनोऑक्साइड के फॉर्म में है या फिर सिर्फ डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये दोनों सिंपली खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ओनली लगा हुआ है मतलब कि सिर्फ एक लिमिटेशन आ गया कि अगर एनवायरनमेंट में हमको दिख रहा है तो एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ या तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा या तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन को बंद करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के बहुत कम मात्रा में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन भी इसी तरीके से दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ ट्रेसेस और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। इस स्टेटमेंट को कंसीडर करें जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट की बात की जा रही है। कहता है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट यूज्ड एज एब्रेसिव। एब्रेसिव की बात करते हैं, एब्रेसिव का मतलब ये होता है जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करे। ठीक है, सबसे पहला कि अगर जब हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर एलिमिनेशन से बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एलिमिनेशन को बनाने का एक बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, सपोज बच्चे को एब्रेसिव का मीनिंग नहीं पता है और मेरे पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए और इन चारों ऑप्शन में से हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको रिलेट कर रहा है, मतलब कि डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर रहा है। ठीक, और इसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला कह रहा है 1 and 3, 2 and 4, 1, 3 and 4, ऑल ऑफ दिस। तो कैसे हम एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके इसको हम करेक्टली बना सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ गुड एग्जाम्पल। तो कहते हैं कि पहला ऑप्शन देखते हैं, डायमंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एब्रेसिव। हमको एब्रेसिव का मीनिंग नहीं पता है, सपोज मान लेते हैं कि एब्रेसिव का मीनिंग हमको नहीं पता है, जो बच्चा है उसको एब्रेसिव का मीनिंग नहीं पता है। तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर आते हैं, कहता है डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, क्योंकि हमको पता है डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो दोनों का अरेंजमेंट जो है कार्बन का वो अलग अलग है। डायमंड में डायमंड का टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट में जो है वो सरफेस फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर में है कार्बन। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। तो कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब कि सेकंड नंबर वाला स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी को मैंने एलिमिनेट कर दिया।
अब ऑप्शन बी एलिमिनेट हुआ, ऑल ऑफ दीज में 2 भी आएगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब कि मेरे पास अब कौन कौन सा ऑप्शन बचा, ए और सी। देखो एलिमिनेशन का ये सबसे बेहतर तरीका है बनाने का कि अगर जब हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो मतलब कि मेरे पास 50-50 का चांस बन जाता है। 2 रिमूव हो गया, अपने पास 50-50 अब खेलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, कहता है कार्बन एंड ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 3 दोनों में है तो ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों में है तो मतलब कि ये तो कॉमन हो जाएगा। हम डायरेक्ट चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर चौथा नंबर अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मतलब कि सी, अगर चौथा नंबर ऑप्शन करेक्ट है मतलब कि सी नहीं होगा। तो हमको मीनिंग पता हो या ना हो फिर भी हम क्या करेंगे, अपने मैदान में खड़े उतरेंगे। कहता है ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, द कार्बन एटम इन बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कहता है कार्बन की बात करें और ग्रेफाइट की बात करें, उनमें क्या होता है, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है? बिल्कुल। कैसे? जब हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो कहता है कार्बन और ग्रेफाइट दोनों को देखते हैं तो कहता है कार्बन में जब हम लोग ग्रेफाइट की बात करते हैं और डायमंड की बात करते हैं तो इनमें क्या दोनों में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है? तो ऐसा नहीं है। जब हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखेंगे और डायमंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस है। ओके, अगर हम सिर्फ ये कहें कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से बना है तो मतलब ये कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो मतलब ये कि ऑप्शन 3 को अगर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन 3 तो दोनों में कॉमन है, मतलब कि ऑप्शन 3 को नेग्लेक्ट कर भी दें तो मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, ऑप्शन सी। ये था एलिमिनेशन मेथड का बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। तो नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं असर्शन रीजन टाइप्स के। नेक्स्ट सेशन जब हम आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप इस सेशन का जो क्वेश्चन है अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस लिंक के थ्रू इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको 250 का एक नॉमिनल प्राइस देना पड़ेगा। ये जो प्राइस है वो आपके एग्ज़ाम तक के लिए, आप अगर 250 पे करते हैं तो आपको एग्ज़ाम तक के लिए जो PDF जो भी हम अपने क्लास में ऑफलाइन सेशन में जो भी क्वेश्चन बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं उन सारे क्वेश्चंस का आपको PDF मिल जाएगा सिर्फ 250 रुपये में। और साथ ही साथ आपको उस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरीज आपको चाहिए तो आप हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं सेम ग्रुप में। हम आपके क्वेरीज को जो भी आपके अंदर जो भी इश्यूज़ हो रहा है उन सारे इश्यूज़ को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।